नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति पीसीएस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। उसी संदर्भ में साइंस के सेगमेंट में हम एपिसोड नंबर 3 की तरफ चलेंगे और बात करेंगे 2021 के प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्नों की। देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यूपी पीसीएस का जो फेवरेट जोन है वो मानव स्वास्थ्य और रोग है, और उसी सेगमेंट में आपका विटामिन सोर्स और उससे होने वाले रोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एक सिंगल लेक्चर से, इस सिंगल लेक्चर से आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1। देखिए, 2021 का ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो है वो दूसरे वीडियो में लिया जाएगा। तो पार्ट 1 की तरफ चलेंगे और बात करेंगे हम किसकी, 2021 के प्रश्न पत्र में आए हुए पहले प्रश्न की। देख लेते हैं पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। पहले प्रश्न में आपसे ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। पहले ऑप्शन में आपका क्या लिखा गया है, सिरका में उपस्थित अम्ल क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है, ये आपको दिया गया है। दूसरे की बात की जाए तो आपको लिखा है हड्डियों में क्या उपस्थित होता है, कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित होता है। वहीं ऑप्शन सी में क्या लिखा है, दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है, नाइट्रिक अम्ल के कारण होता है। और ऑप्शन डी में आपके क्या दिया है कि अमाशय रस में जो उपस्थित होता है वो कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। और प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। देखिए, एनसीईआरटी की किताब खोलेंगे तो आपको इसका एक चार्ट दिया गया है, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप एनालिसिस देखिए, आयोग को थोड़ा माइंडसेट समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, यूपी ROAR 2016 री एग्जाम का प्रश्न है जो हमने डिस्कस किया था। आपको सेम क्वेश्चन पूछा गया, हड्डियों में क्या उपस्थित होता है, सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है, दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है और फलों का पकना किसके कारण होता है। अब देखिए बीपीएससी की तरफ चलिए, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है, यानी क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट होता है। आप अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए। आपके 10 से 12 क्वेश्चन इसी के माध्यम से आसानी से क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अब चलते हैं, आपको टेबल कहाँ मिलेगा, तो आपको मिलेगा एनसीईआरटी में 10th के किताब में मिलेगा और पेज नंबर 31 पे ये टेबल दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंठस्थ करके जाइएगा। क्या बोला गया है आपसे, देख लीजिए। सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो उपस्थित होता है एसिटिक अम्ल। संतरा और नींबू की बात करें तो आपको दोनों में देखने को मिलेगा सिट्रिक अम्ल। यदि हम इमली की बात करें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, टार्टारिक अम्ल देखने को मिलेगा। टमाटर इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। वहीं अगर बात करें कि खट्टे दूध में क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। चींटी के डंक और नेटल के डंक की बात आएगी तो आपको कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो मेथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। इतनी बातें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि आपका संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है। यदि हम बात करें सिरके की तो कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। वहीं हम बात करें चींटी के डंक की, नेटल की डंक की, तो कौन सा अम्ल आपको मिलेगा, मेथेनोइक अम्ल देखने को मिलेगा। वहीं हम बात करें किसकी, टमाटर की बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल देखने को मिलेगा। तो इतनी चीजें आपको क्या याद रखनी है, ध्यान रखनी है। और अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो अभी हमने बात की है सिरका में कौन सा अम्ल देखने को मिलेगा, तो एसिटिक एसिड देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन बी की तरफ चले तो हड्डियों में क्या देखने मिलेगा, हम क्या कहते हैं, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें कैल्शियम इनटेक लेना चाहिए। दूध लेने को आपको कहा जाता है, तो ऐसे ही लॉजिकल रीजनिंग से सॉल्व हो जाता है कि ऑप्शन बी भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। आगे चलेंगे, आपको दिया है दूध का खट्टा होना, यानी खट्टे दूध या दही में क्या उपस्थित होता है, तो हमने अभी पढ़ा है कि खट्टे दूध और दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, ना कि HNO3 होता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और पूछा भी आपसे क्या गया था कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाता है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, फेवरेट जोन है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मानव स्वास्थ्य और रोग का सेगमेंट बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है। और साथ में विटामिन, उससे होने वाले रोग, किस स्रोत से प्राप्त होते हैं, उन विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, ये पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न आपसे ये कह रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए आपको दिया गया है, दूसरे को कारण कहा गया है। अब अभिकथन में क्या दिया गया है, आपको ए में क्या दिया गया है कि मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, ये आपको
अभिकथन में दिया गया है। अब कारण क्या दिया गया है, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो ये तो हमको पता है कि जो शरीर का विकास होता है उपापचयी क्रिया होती है, यानी उपचयन और अपचयन की क्रिया होती है। उपचयन मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का जुड़ना। अपचयन कहने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का कम होना। इन दोनों क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का काम कौन करता है। अब उत्प्रेरक क्या होता है, किसी भी क्रिया को कोई तेज कर दे या धीमा कर दे, वो उस अभिक्रिया में पार्ट ना ले लेकिन उसे तेज करने में और उसे धीमा करने में। जैसे आप घर पे अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या यहाँ रह के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आपके पापा आपके साथ पढ़ने नहीं आते हैं, वो क्या करते हैं, आपको फ़ोन पे डांट लगाते हैं। तो यही होता है उत्प्रेरक, जो क्या करता है, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन इनडायरेक्टली तौर पर क्या करता है, आपकी अभिक्रिया को तेज करने का या धीमा करने का काम करता है। उसे क्या कहा जाता है, उत्प्रेरक कहा जाता है। अब विटामिन क्या होते हैं, विटामिन ऐसे कार्बनिक स्रोत होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर की वृद्धि के लिए और उपापचयी उपचयन और अपचयन के लिए एज अ उत्प्रेरक काम करते हैं। उसे क्या कहा जाता है, विटामिन कहा जाता है। और आपको पता होगा कि विटामिन से की कमी से क्या होता है, बहुत सारे रोग होते हैं। तो इसका मतलब एक चीज़ आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विटामिन हमारे शरीर के लिए अनिवार्य होते हैं। मतलब आपका कारण जो दिया है वो बिल्कुल सही है। अब कथन देख लीजिए, कथन में आपको ये दिया गया है कि मानव शरीर सारे विटामिन का संश्लेषण कर लेता है। अब यहाँ पे कॉमन सेंस से ही सही हो जाता, अगर शरीर पूरे विटामिन का संश्लेषण कर लेता है तो हम विटामिन बाहर से क्यों लेते हैं। तो इसका मतलब है हमारे शरीर में जो विटामिन बनते हैं, यदि विटामिन डी और विटामिन के को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी विटामिन क्या करते हैं, हम बाहर के सोर्स से लेते हैं। तो आपका ऑप्शन एक क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन ऑप्शन जो कारण आपका दिया गया है बिल्कुल सही है। तो आपका कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है, ए गलत है लेकिन आर सही है, यानी डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं। देखिए एक ही ईयर का प्रश्न है, 2021 का ही प्रश्न है। देखिए लेकिन आपको प्रश्न कितने सारे देखने को मिलेंगे वो देख लेते हैं। प्रश्न ही नहीं देखना है, पैटर्न भी देखना है कि किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। विटामिन ए दिया गया है और सामने संतरा लिखा गया है, मतलब आपको सोर्स पूछा गया है। ये क्वेश्चन देख लिया। चौथा क्वेश्चन देखिए आप, चौथा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, आपसे पूछा गया है। फॉलिक अम्ल लिखा गया है, राइबोफ्लेविन लिखा गया है, नियासिन लिखा गया है, रेटिनॉल लिखा गया है। अब आप सोचेंगे इसमें तो विटामिन के नाम ही नहीं लिखे, ये विटामिन के रासायनिक नाम है। मतलब क्वेश्चन सोर्स से पूछ सकता है और साथ में विटामिन डायरेक्ट नहीं देके उसका रासायनिक नाम भी दिया जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो हमको दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, आपको पूछा गया है राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है। राइबोफ्लेविन क्या है, एक तरह का विटामिन है, विटामिन का ही नाम है। कौन सा नाम है, रासायनिक नाम है, लेकिन आपको प्रश्न डायरेक्ट नहीं पूछा गया है ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके। तो अब सॉल्व कैसे करना है उसकी तरफ चलते हैं, हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमको क्या पढ़ना है, इस टेबल में आपको क्या दिया गया है, विटामिन दिया गया है, स्रोत दिया गया है और कमी से कौन से रोग होते हैं वो आपको दिए गए। देखिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है, पहले विटामिन, उसके रासायनिक नाम क्या है, उसके स्रोत कौन से हैं और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये टेबल आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये टेबल निकालिएगा, प्रिंट आउट कीजिएगा और अपने स्टडी टेबल के आगे लगा लीजिएगा और बार बार रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे। आपसे दिया गया है, क्या दिया गया है, विटामिन ए, रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रथौंधी और आपको देखने को मिलता है ज़ेरोफ्थाल्मिया नाम का रोग आपको देखने को मिलता है। इसका सोर्स क्या है, किन सोर्सेज से आपको विटामिन ए की प्राप्ति होती है, तो गाजर, दुग्ध उत्पाद और मछली युक्त जो तेल होते हैं वहाँ से आपको विटामिन ए की प्राप्ति होती है। वहीं चले विटामिन B1 की तरफ, तो विटामिन B1 का नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, थियामिन है। कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। आप जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, समग्र तौर पर पूछा जाता है, विटामिन बी से होने वाला की कमी से होने वाला रोग पूछा जाता है तो हम बेरी टिक करते हैं। लेकिन बी में भी बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B9 पढ़ेंगे। ऐसे से क्या होता है, बी में भी कैटेगरी है। तो B1 जिसका नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, थियामिन है। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, B1 है, बेरी है।
वहीं हम किसकी बात करें, स्रोत की बात करें, तो आपको खमीर, अंडा, दूध, पत्तेदार सब्जियों से बेसिकली क्या मिलता है, विटामिन B1 की प्राप्ति होती है। वहीं विटामिन B2 की तरफ चले तो इसे क्या कहा जाता है, राइबोफ्लेविन कहा जाता है। B2 की बात कर रहे हैं, B1 को क्या कहा जाता है, थियामिन कहा जाता है, B2 को क्या कहा जाता है, तो राइबोफ्लेविन कहा जाता है। क्या होता है इससे, चिलोसिस नाम का रोग होता है। अब चिलोसिस क्या होता है, आपके होंठ के दोनों हिस्से, दोनों कॉर्नर पे क्या होते हैं, या तो छाले पड़ जाते हैं, या तो घाव होते हैं, या तो रैशेस हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, चिलोसिस कहा जाता है। किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहा जाता है, उसकी कमी से कहा होता है। कहाँ से मिलता है, तो आपको मिलता है सोयाबीन से, आपको अंडे के जो सफ़ेद भाग है उससे मिलता है, और साथ में हरी सब्जी खमीर से आपको क्या प्राप्त होता है, तो आपको विटामिन B2 प्राप्त होता है। वहीं विटामिन B3 की तरफ चले तो आपको इसे रासायनिक तौर पर क्या कहा जाता है, रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। विटामिन A पढ़ा, नाम क्या है, रेटिनॉल। किसकी बात कर रहे हैं, रासायनिक नाम की बात कर रहे हैं। B1 को क्या कहा जाता है, थियामिन कहा जाता है। B2 को क्या कहा जाता है, राइबोफ्लेविन कहा जाता है। B3 को क्या कहा जाता है, तो आपको नियासिन कहा जाता है। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, पेलाग्रा है। किससे प्राप्त होता है, अनाज, हरे पत्तीदार सब्जियों से प्राप्त होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वहीं अगर B5 की तरफ चले तो इसे क्या कहा जाता है, पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। किसकी बात की जा रही है, B5 की बात की जा रही है। इससे इसकी कमी से क्या होता है, तो अपर्याप्त वृद्धि देखने को मिलती है, यानी वृद्धि सही से नहीं हो पाती है। अब किससे मिलता है, तो आपको मशरूम से मिलता है, एवोकेडो से मिलता है, अंडे की जर्दी से मिलता है, और सूरजमुखी के तेल से आपको क्या प्राप्त होता है, तो B5 प्राप्त होता है। अब आपको याद कैसे रखना है वो टेक्निक समझ लीजिए। कैसे आपको ध्यान रखना है, तो आप क्या कीजिए, जब भी खाली बैठे हैं, पढ़ के थक गए हैं, तो क्या कीजिए, एक टेबल बनाइए। जैसे A लिखिए, विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, ये लिख लिया। सामने आप लिख लीजिए रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम इसका रेटिनॉल है, और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो रतौंधी होता है। इतनी बातें याद रखिए। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब भी दृष्टि की बात आए, जब भी हम बात करें आँख से संबंधित रोग की, तो आप याद रखिएगा विटामिन A की कमी से होता है। जैसे अगर हम बात करें रतौंधी क्या होता है, तो रात में दिखाई देना या फिर कम हो जाता है या तो बंद हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, रतौंधी कहा जाता है। अगर B1 की तरफ चले तो B1 को क्या कहा जाता था, तो थियामिन कहा जाता है। रासायनिक नाम की बात करें और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है। वहीं अगर हम चले किसकी तरफ, B2 की तरफ चले तो B2 को क्या कहा जाता है, राइबोफ्लेविन कहा जाता है। राइबोफ्लेविन से की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे चिलोसिस नाम का रोग देखने को मिलता है। वही जो मसूड़ों के या होठ के दोनों तरफ क्या होता है, छाले पड़ जाते हैं। वहीं B3 की बात करें तो B3 क्या है, तो नियासिन है, और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो पेलाग्रा है। मैं ये क्यों बता रही हूँ, आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ कि आपको चीज़ें ध्यान कैसे रखनी है। अगर आप 5 बार भी हार्डली ये कर लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, कंठस्थ हो जाएगी। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं B6 की। हम B5 तक पहुँच चुके हैं, रेटिनॉल, फिर थियामिन, फिर आपको राइबोफ्लेविन, फिर नियासिन, फिर हमने क्या पढ़ा है, पेंटोथेनिक एसिड पढ़ा है B5 के लिए। अब B6 की तरफ चले तो आपको क्या मिलेगा, पायरोडॉक्सिन कहा जाता है। कौन सा रोग होता है, तो कन्वल्शन होता है। कन्वल्शन में क्या होता है, तो चेतना हानि हो जाती है और मांसपेशियों पे नियंत्रण नहीं रह जाता है। ठीक है। कहाँ से मिलता है, तो आपको मांस, अनाज, दूध, साबुत अनाज और अंडे से क्या प्राप्त होता है, तो विटामिन B6 की प्राप्ति होती है। विटामिन B7 की तरफ चले तो इसे क्या कहा जाता है, तो बायोटीन कहा जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो डिप्रेशन होता है, बाल झड़ने लगते हैं और साथ में क्या होता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। ठीक है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम किस स्रोत का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इस्तेमाल करते हैं लिवर, किडनी, दूध, सब्जियां, अनाज, इसका इस्तेमाल करते हैं। B9 की तरफ चले तो इसका रासायनिक नाम क्या है, फॉलिक एसिड है। किससे प्राप्त होता है, अंडा, मांस, चुकंदर के जड़, पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है। अनाज और खमीर से आपको B9 प्राप्त होता है। और इसकी कमी से क्या होता है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आपको देखने को मिलता है। वहीं B12 की बात करें तो इसे साइनोकोबालामिन कहा जाता है। क्या होता है इसकी कमी से, तो घातक एनीमिया देखने को मिलता है। और साथ में किन स्रोतों से प्राप्त की जाता है, मांस, मछली और डेयरी के पदार्थों से क्या प्राप्त किया जाता है, तो B12 जिसे साइबोकोबालामिन कहा जाता है। ठीक है। विटामिन C बहुत इंपॉर्टेंट है, कंठस्थ कर लीजिएगा। क्या कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है इसको। खट्टे फल जो भी होते हैं, विटामिन C,
जो नींबू हो गया, संतरा हो गया, इससे क्या प्राप्त होता है, हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। याद कैसे रखना है, जब भी आप फेस वॉश उठा लीजिए, सीरम लिखा लीजिए, वहाँ पे सामने ही लिखा रहता है कि विटामिन सी जो है वो एनरिच है उसमें, या बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और उसके सामने फोटो किसकी लगी रहती है, मौसम्बी की, संतरे की, इसकी फोटो लगी रहती है। मतलब क्या होता है कि विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको स्कर्वी रोग देखने को मिलता है। विटामिन डी की तरफ चले तो कैल्सीफेरॉल इसे कहा जाता है। किससे प्राप्त होता है, तो सूर्य के प्रकाश और दुग्ध उत्पाद से प्राप्त होता है। अब ये कैसे याद रखना है, जैसे ही सनस्क्रीन जो लगाते हैं चेहरे पे, उसमें क्या लिखा रहता है कि विटामिन डी इसमें इतना है, तो विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स देखने को मिलता है, जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है। विटामिन ई की तरफ चले तो इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल है। कहाँ से मिलता है, फल सब्जियां और सूरजमुखी के तेल से मिलता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो प्रजनन संबंधित विकार आपको देखने को मिलते हैं। वहीं विटामिन के की तरफ चले तो इसे फाइलोक्विनोन कहा जाता है। कहाँ से प्राप्त होता है, पत्ता गोभी और पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है। खून के तक्का जमने में देरी हो जाती है, जब भी हम गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, हमें खून बहने लगता है, तो थोड़ी देर में क्या होता है, खून सूखने लगता है। इसे क्या कहा जाता है, थक्का बनना कहा जाता है। यदि विटामिन के की कमी हो जाए तो खून के थक्के बनने में क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। तो इतनी बातें हमने की है, कितनी बातें की हैं, विटामिन देखा है, विटामिन के रासायनिक नाम क्या होते हैं वो देखा है, इसके स्रोत क्या होते हैं, और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं वो देखा है। अब चलेंगे हम किसकी तरफ, प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखते हैं प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। ये वो क्या है कि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में घुलते हैं, और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलते हैं। अब कौन कौन से विटामिन है जो वसा में घुलते हैं, तो याद रखिएगा ए, डी, ई, के जो है वो वसा में घुलते हैं, जबकि अगर बी और सी की बात करें तो ये किस में घुलनशील होते हैं, तो जल में घुलनशील होते हैं। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ, आपके तीनों प्रश्न यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। विटामिन ए किससे मिलता है, संतरा से मिलता है, ये कहा जा रहा है। विटामिन सी नींबू से मिलता है। विटामिन डी की बात करें तो मछली के तेल से मिलता है। और विटामिन B6 की बात करें तो धान के चोकर से मिलता है। अभी हमने बात की है कि संतरा और नींबू खट्टे फल से हमें क्या मिलता है, तो विटामिन सी प्राप्त होता है, विटामिन ए नहीं। तो ऑप्शन आपका ए गलत हो जाता है, और प्रश्न में आपसे यही पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत है, तो तीसरे का जो ए ऑप्शन है वो हो जाता है गलत। आगे चलते और बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। देखिए, दृष्टि की जब भी बात आएगी तब ध्यान रखिएगा कि विटामिन ए जो होता है वो दृष्टि के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी कमी से क्या होता है, आपने पढ़ा कि रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग क्या होता है, रात में दिखना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। तो जैसे ही दृष्टि की बात आए आपको क्या याद रखना है, विटामिन ए याद रखना है। अब आपको दिया गया फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड हमने किस में पढ़ा था, तो B9 होता है। राइबोफ्लेविन कहाँ पढ़ा था, तो B2 होता है। नियासिन हमने कब पढ़ा था, तो ये क्या होता है, B3 होता है। रेटिनॉल क्या होता है, तो A होता है। दिया है आपको क्या, रासायनिक नाम दिए गए हैं, तो आपको ऑप्शन यहाँ पे क्या सही हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, जो विटामिन ए जो है वो सामान्य दृष्टि के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अगर फॉलिक एसिड की बात करें तो इससे क्या हो रहा था, तो एनीमिया हो रहा था। अगर राइबोफ्लेविन की बात करें तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो रहा था, चिलोसिस नाम का रोग पड़ा था, जो होंठ के दोनों तरफ, दोनों कॉर्नर में अगर घाव हो जाए या फटने लगे, उस प्रोसेस को कहा जाता है। नियासिन यानी B3 की कमी से कौन सा रोग हो रहा था, तो आपका पेलाग्रा नाम का रोग हो रहा था। तो ऐसे भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें ध्यान हो जाएंगी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया है, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो अभी हमने पढ़ा चिलोसिस नाम का रोग होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। पेलाग्रा किससे होता है, तो B3 की कमी से होता है, और B3 को क्या कहा जाता है, तो नियासिन कहा जाता है। स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, और सी को क्या कहा जाता है, तो स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। बेरी जो होता है वो B1 की कमी से होता है, और B1 को क्या कहा जाता है, तो थियामिन कहा जाता है। तो ऐसी चीज़ों को आपको रखना है ध्यान। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर किसकी, तो प्रश्न नंबर हम 6 की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है वो देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस कण पर आवेश शून्य होता है। यदि आपने साइंस फ्रिक्शन की मूवी देखी होगी तो एक इंसान अचानक से गायब हो जाता है। ये प्रोसेस कैसा होता है और साइंटिस्ट ने कब खोजा कि ऐसा होता है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी संसार में मैटर प्रेजेंट है, चाहे वो कोई भी मैटर हो, उसका एंटी मैटर प्रेजेंट ज़रूर होता है। एंटी मैटर कहने का मतलब क्या हुआ, एक में यदि आवेश
प्लस है, धनावेश है, तो दूसरा तत्व ऐसा जरूर मौजूद होगा संसार में जिसमें ऋणावेश होगा। एंटी मैटर कहने का मतलब दो चीज होता है, एक तो स्पिन में डिफरेंस होगा, केमिस्ट्री की तरफ हमें नहीं जाना है, बस एक चीज़ ध्यान रखिए, हर परमाणु का अपना एक स्पिन होता है। यदि हम मैटर की बात करें और एंटी मैटर की बात करें तो दोनों के स्पिन में क्या होगा, डिफरेंट हो। यदि हम बात करें किसकी, तो चार्ज की बात करें, तो यदि मैटर में प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है तो उसके अपोजिट में क्या होगा, तो उसके अपोजिट में अपोजिट चार्ज होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन है तो उसका क्या होगा, हमारे पास एंटी मैटर प्रेजेंट जरूर होगा। यदि प्रोटॉन है तो उसका एंटी मैटर प्रेजेंट जरूर होगा। और एंटी मैटर कहने का मतलब है कि जो वो मैटर है उससे डिफरेंट कैसे होगा, तो स्पिन में डिफरेंस होगा। यदि वो क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज चलेगा। और दूसरी बात क्या है कि चार्ज में डिफरेंस होगा, कोई प्लस चार्ज है तो दूसरा माइनस चार्ज होगा। अब जब एंटी मैटर और मैटर मिलते हैं तब क्या होता है, अगर एंटी मैटर और मैटर मिल जाए, यानी हमारे जो हम हैं इसका ही हमें एंटी मैटर मिल जाए और हम दोनों मिल जाए, तो क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। और यही प्रोसेस होता है कि कोई इंसान अचानक से गायब हो जाता है। कैसे हो जाता है, जब मैटर और एंटी मैटर दोनों मिल जाते हैं। अब इतनी कहानी क्यों समझाई गई है वो देखिए। पॉजिट्रॉन लिखा है, आपने सुना है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो ये आपने सुना है। न्यूट्रॉन सुना है, इसमें कोई भी आवेश नहीं होता है। पॉजिट्रॉन नहीं सुना है, तो ये पॉजिट्रॉन क्या होता है वो समझते हैं। देखिए मैंने कहा हर पदार्थ का क्या होता है, हर परमाणु का क्या होता है, एंटी मैटर प्रेजेंट होता है। जैसे प्रोटॉन का एंटी मैटर क्या है, एंटी प्रोटॉन है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर क्या है, तो पॉजिट्रॉन है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज है तो पॉजिट्रॉन में क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। यदि प्रोटॉन में प्लस चार्ज है तो आपका एंटी प्रोटॉन में क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, पॉजिट्रॉन दिया गया था। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, किसमें शून्य आवेश होता है, तो पॉजिट्रॉन में शून्य आवेश नहीं होता है बल्कि धनावेश होता है। वहीं हम बात करें इलेक्ट्रॉन की तो इसमें भी आवेश होता है और अल्फा कण में भी आवेश होता है। अल्फा कण क्या होता है, जिसकी परमाणु संख्या 2 हो, अच्छे से समझ लीजिए, जिसकी परमाणु संख्या 2 हो और भार क्या हो, 4 हो। परमाणु संख्या हमने पढ़ा है, परमाणु संख्या किसे कहा जाता है, किसी भी परमाणु में जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है वो उसकी क्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है। और परमाणु भार क्या होता है, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। नाभिक में 2 तत्व मौजूद होते हैं, कौन से, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इनकी संख्या का योग कर दे तो हमें भार प्राप्त हो जाता है। और यदि प्रोटॉन की संख्या को यदि गिन ले तो किसकी मिल जाती है, परमाणु की संख्या मिल जाती है। अब अल्फा कण क्या होते हैं, जिसमें परमाणु संख्या 2 हो और भार 4 हो, उसे क्या कहा जाता है, अल्फा कण कहा जाता है। जैसे अगर बात करें ये किसके सिमिलर दिखाई दे रहा है, आपको हीलियम के सिमिलर दिखाई दे रहा है, जिसका क्या होता है, 2 परमाणु संख्या होती है और भार क्या होता है, 4 हो जाता है। तो इसमें भी क्या होता है, आवेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉनों में आवेश नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होता है, बी जो है वो सही हो जाता है, छठवें का। आगे चलते और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, नाइट्रोजन एक मुख्य अवयव नहीं है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इससे आसान सा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। यदि आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा होगा, यदि आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जानते हैं, क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब क्या होता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। क्योंकि पौधे क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। अब इसमें कहाँ आपको नाइट्रोजन दिख रहा है, नाइट्रोजन नहीं है। तो प्रश्न आपसे पूछा था, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, किसका नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। अब बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। क्लोरोफिल में देखिए आपको नाइट्रोजन दिखाई देगा, वहीं डीएनए की तरफ चले तो डीएनए में भी आपको नाइट्रोजन दिख रहा है और आरएनए में भी आपको नाइट्रोजन दिख रहा है। तो नाइट्रोजन किस में नहीं है, कार्बोहाइड्रेट में नहीं है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो आपका 7वें का कौन सा उत्तर सही हो जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे चलते और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए एक ऑप्शन दिया गया है लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन सहजीवी संबंध में रहता है। सहजीवी संबंध कहने का मतलब क्या है, इसमें 2
या दो से अधिक जीव मौजूद हो सकते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होकर अपना जीवन वहन करते हैं। अब सहजीवी संबंध में कौन कौन से लाइकेन में कौन कौन से जीव मौजूद होते हैं, तो एक होता है कवक और दूसरा होता है शैवाल। शैवाल आपको पता होगा, नीलहरित शैवाल या आपने साइनोबैक्टीरियम का नाम सुना होगा। ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन बनाते हैं। और कवक क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया पे या शैवाल पर निर्भर होकर अपना जीवन क्या करते हैं, यापन करते हैं। अब ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण के लिए सेंसिटिव होते हैं। जहाँ प्रदूषण ज़्यादा देखने को मिलेगा, वायु प्रदूषण की बात की जा रही है, जहाँ प्रदूषण बढ़ता चला जाएगा ये क्या होते हैं, धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। जैसे ही आप देखेंगे किसी जगह पे लाइकेन था लेकिन लाइकेन अब गायब हो जा रहा है, मतलब ये सूचना वहाँ मिल जाती है कि यहाँ पे वायु का प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमें क्या करना है, इसे कंट्रोल करना है। इसके लिए हम कोई उपाय ढूंढेंगे। तो आपको कौन जो है वो वायु प्रदूषण का सूचना देता है, तो वो है लाइकेन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि रिगेल मेन जो स्केल है वो निम्नलिखित में से किसके घनत्व के मापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा ये इस्तेमाल किया जाता है धुआं के लिए, यानी स्मोक के मापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बाकी के मापन के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो आप देखिए अगर जब ध्वनि को मापना हो तो हम डेसिमल से मापते हैं, वहीं हमें जल प्रदूषण को मापना हो तो हम किससे मापते हैं, तो बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के माध्यम से मापते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाता है 9th का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है कि रक्त में शर्करा का स्तर कितना है सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, यानी आपसे मात्रक पूछ रहा है। यूनिट वाला चैप्टर बहुत छोटा है, पढ़ने में आपको हार्डली 45 मिनट लगेगा, अगर लंबा भी चलते हैं तो 30 से 45 मिनट का समय लगेगा, लेकिन एक ना एक क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये पोर्शन आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो आपको दिया गया है mm/Hg। कभी आपने ब्लड प्रेशर मेजर करवाया होगा तो आपने मात्रक देखा होगा, तो ये मात्रक आपको देखने को मिला होगा। मतलब प्रेशर के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, mm/Hg इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे Hg क्या है, तो क्या है, मरकरी है, ठीक है। वहीं हम चलेंगे दूसरे ऑप्शन की तरफ, मिलीग्राम पर डेसीलीटर के रूप में किसे मापते हैं, तो याद रखिएगा कि रक्त में शर्करा का स्तर कितना है ये किससे मापा जाता है, तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में मापा जाता है। पार्ट्स पर मिलियन ppm आपको ध्यान में आ रहा होगा, जब भी आपको कंटामिनेशन निकालना होता है, कंटामिनेशन जैसे सॉइल में कितना कंटामिनेशन है, तो ये अगर आपको निकालना है तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हम चले ग्राम पर लीटर, अगर थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग लगाएंगे तो ऊपर लिखा है ग्राम और नीचे लिखा गया है लीटर। ग्राम से हम किसे मापते हैं, तो हम मास यानी द्रव्यमान को मापते हैं। वहीं लीटर से हम किसको मापते हैं, तो हम मापते हैं किसे, वॉल्यूम को मापते हैं, यानी आयतन को मापते हैं। और यदि अगर ये फॉर्मूला अगर देखेंगे तो क्या बनेगा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम किसका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। मतलब जो चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है वो दिया गया है घनत्व का, तो चौथा ऑप्शन भी सही नहीं है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाता है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अंतस्थ कलिका, सहायक कलिका, फूल कलिका या वनस्पति कलिका, ये आपसे पूछा जा रहा है। दिखता कैसे है वो देख लीजिए, ये है लौंग, कभी नहीं देखा होगा। ये क्या होते हैं, जब परिपक्व अवस्था में आते हैं तो या तो इसे तोड़ लिया जाता है या तो ये गिर जाते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये किसका निरूपण है, तो फूल की कली का निरूपण होता है। कहाँ से निकाला जाता है, किस कुल का होता है, तो ये मटेंसी कुल का है। और किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नाम के मध्यम कद का एक पौधा होता है, सदाबहार पौधा है, मतलब साल भर ये आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर ये खिलता है और ये सूखी हुई पुष्प कलिका है, क्योंकि हमें क्या करते हैं, जब हमें प्राप्त करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा हरा भरा रहता है, क्या नहीं रहता है, सूखा हुआ रहता है। और ये क्या करता है, एक तरह के मसाले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, साथ में हम एज अ औषधि मेडिसिन के तौर पर भी लौंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो 11वें का सही हो जाता है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाता है। वहीं यदि हम 12वें नंबर के प्रश्न पर चले, देखिए इस सारे क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे हमें ध्यान रखना होता है। प्रश्न नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं,
कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, इस सीरीज में हम प्रयास करेंगे ऐसे क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल है, जिसमें कुछ बातें जानने की ज़रूरत है, जिनसे आगे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है, उसमें हम लंबा टाइम देंगे। बाकी जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो तो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, उसमें मैं आपके साथ कोई एफर्ट नहीं लगा सकती, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, ध्यान रखने का जो तरीका बता सकती हूँ, लेकिन ध्यान आपके साथ नहीं रख सकती। तो ये क्वेश्चन उसी पैटर्न का है, फैक्चुअल है बिल्कुल, कि टापा कपड़ा किन कुल के पौधों से बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, मोरेसी कुल के पौधे से क्या बनाया जाता है, टापा कपड़ा बनाया जाता है। अब मोरेसी कुल में कौन कौन से पौधे आते हैं वो देख लीजिए। देखो कहाँ से बनता है पहले वो समझ लेते हैं। पेड़ों की छाल से बनाया जाता है। और कुल में कौन कौन से पेड़ आते हैं, तो सहतूत या अंजीर के पेड़ जो है वो मोरेसी कुल का हिस्सा है। इसे आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि सहतूत और अंजीर जो है वो किस कुल में आते हैं, मोरेसी कुल में आते हैं। वहीं अगर बात करें तो ये किन देशों में पाए जाते हैं, तो आपको टोंगा में, समोआ में और फिजी में आपको ये देखने को मिलेंगे। और हर जगह इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हवाई द्वीप में इसे कापा के नाम से जाना जाता है, और इसे फिजी में किसके नाम से जाना जाता है, तो ऊहा नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही हो जाता है, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हो, परंपरा के अनुसार आपको छोड़ जाएंगे एक अभ्यास प्रश्न के साथ। अभ्यास प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, इसका जवाब आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। जो कथन सही है, मतलब जो ऑप्शन सही है उस पर तो टिक मार्क करना है, साथ में जो आपको और ऑप्शन दिए गए उससे होने वाले रोग भी मेंशन करना है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं। जब आप उत्तर देते हैं तो इस बात की संतुष्टि हो जाती है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। तो प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B1। ये आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। इसका जवाब आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स पर देना है। तो आज हमने बात की है, किसकी बात की है, तो 2021 में आए हुए प्रश्नों की बात की है, विस्तार से की है। विटामिन वाला सेगमेंट बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इससे प्रश्न बनने की संभावना प्रबल है। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।